विकास और सुशासन, जैसा कि आपने कहा, ये नारे थे, लोगों को प्रभावित किया, वो आगे आए। लेकिन अब फलीभूत करने का समय नज़दीक आ रहा है। आप प्लानिंग के आदमी हैं, पहले से हर चीज़ तय रखते हैं। कोई रोड मैप है विकास और सुशासन पूरे देश में, अब गुजरात में नहीं पूरे देश में करना हो? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत क्लियर कट रोड मैप है। उसके साथ साथ हमारे पास हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। देखिए, हिंदुस्तान ने, और मैं चाहूँगा कि कभी इन विषयों पर देश में डिबेट हो। भारत ने कांग्रेस सेट ऑफ गवर्नेंस देखा है, भारत ने रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सेट ऑफ गवर्नेंस और पॉलिटिकल एक्टिविटी देखा है, पारिवारिक पार्टियों का भी काम देश ने देखा है, लेफ्टिस्ट का भी देखा है और बीजेपी का भी देखा है। आज हिंदुस्तान में किसी न किसी राज्य में किसी न किसी का मॉडल काम कर रहा है। कहीं कम्युनिस्ट का काम कर रहा है, कहीं प्रादेशिक पक्षों का कर रहा है, कहीं कांग्रेस का कर रहा है, कहीं लेफ्टिस्ट का कर रहा है, कहीं बीजेपी का कर रहा है। 5 साल में अपन 12, 15, 20, 25 पैरामीटर निकाले हैं। ये भी इन 25 पैरामीटर में ये सरकार क्या करती है, ये सरकार क्या करती है, ये सरकार क्या करती है, तो देश को ध्यान में आएगा कि बीजेपी रूल स्टेट जहाँ भी है वहाँ पर बहुत ही फोकस एक्टिविटी डेवलपमेंट की रहती है। आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी को इतना लंबा समय मध्य प्रदेश में राज करने का अवसर मिला, लेकिन वो बीमारू राज्य रहा। शिवराज सिंह चौहान ने इतने कम समय में बीमारू राज्य को बाहर निकाल दिया, और ये बड़ी कड़ी मेहनत लगती है। छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, एक प्रकार से माओवाद से प्रभावित ट्राइबल बेल्ट, लेकिन आज छोटे राज्यों में द बेस्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये छत्तीसगढ़ में नजर आती है। यानी मॉडल अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है गुड गवर्नेंस का, डेवलपमेंट का। दूसरा, अटल जी की सरकार का एनडीए का टाइम देखिए, 2002 तक पूरे देश में एक मूड था, चलो यार देश चल पड़ा, 21वीं सदी अब हमारी हो गई। ये मूड अटल जी की सरकार ने एनडीए के समय दिया था, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमारा विजन बहुत क्लियर होता है, हमारी नीतियां स्पष्ट है और हमारी नीयत साफ है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखोगे तो आप आराम से कह सकते हो हाँ, ये सरकार ऐसी चलेगी, इतनी क्लैरिटी के साथ। और मैं बाय एंड लार्ज मीडिया का आभारी हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की बहुत ही पॉजिटिव विश्लेषण किया है। रेयरली, वरना हम लोगों को तो ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है। महंगाई एक आप लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा है मोदी जी। महंगाई को लेकर आप सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं, लोगों में निराशा भी है। लेकिन अभी जो नई सरकार बनेगी उसको सबसे पहले खराब मानसून झेलना पड़ेगा। क्या उसके लिए अभी से रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया आप लोगों ने? क्या मैं हैरान हूँ, आप इतनी निराशा में क्यों जी रहे हो भाई? ये बात सही है कि 10 साल इतने बुरे देखे हैं तो आशा की ओर जाने में शायद देर लगती होगी। गुजरात हमारा 10 साल में 7 साल अकाल वाला राज्य रहा है, लेकिन 2001 से 2014 तक अकाल का नामो निशान नहीं है। तो मेरा तो भगवान की मेरे पर इतनी कृपा रहती है, ईश्वर सदा सर्वदा मेरे साथ रहता है, और भारत के लोग जब अच्छा करते हैं तो ईश्वर की कृपा भारत के लोगों पर रहती है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं और सभी देशवासी करें कि मानसून अच्छा हो, बुरा क्यों सोचें। 3 मुद्दे हैं जिसके आपको फ़ायदा, कांग्रेस को नुकसान शरेआम दिख रहा है सामने सामने। एक मुद्दा भी अमिताभ ने जिक्र किया, दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार। कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि आप मुद्दे तो उठाते हैं, उसका समाधान नहीं दे रहे हैं। मैं देता हूं समाधान। अगर हमें भ्रष्टाचार से लड़ना है तो स्टेट पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए, नीतियों के आधार पर देश चलना चाहिए। सरकार अपनी पॉलिसी बनाए, जो बनानी बनाए, उसके प्लस माइनस पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन निर्णय उसी पॉलिसी के लाइट में होना चाहिए। आज देश का दुर्भाग्य है कि डिस्क्रिमिनेशन के लिए स्कोप बहुत है, और उसके कारण करूं या न करूं उस ऑफिस का या उस मिनिस्ट्री के हाथ में रहता है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट में नीति है तो लोग इंटरनेट पे पढ़ करके भी तय कर सकते हैं
कि भाई यहाँ मुझे एंट्री मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, तो फिर आदमी करप्शन में नहीं जाता है। दूसरा, एक छोटा विषय बताऊं, अब देखिए हर नौजवान को रोजगार चाहिए, बेचारा रोजगार के लिए तरसता है, वो लिखित एग्जाम में पास हो जाता है, रिटन टेस्ट में पास हो जाता है, फिर इंटरव्यू कॉल आता है। इंटरव्यू कॉल में उसको इस बात की चिंता नहीं होती है कि इंटरव्यू कॉल में पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, उसको चिंता ये रहती है यार कोई सिफारिश ढूंढ लो, कोई दलाल ढूंढो ताकि इंटरव्यू में निकल जाऊं। क्या इस देश में सचमुच में ये इंटरव्यू के माध्यम से इन गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों का लाखों रुपया तबाह होता है कि नहीं होता है, करप्शन होता है कि नहीं होता है? हमने गुजरात में एक प्रयोग किया, मुझे 13,000 टीचरों की भर्ती करनी थी। मैंने सभी को कहा भाई ऑनलाइन ये मेरा फॉर्म है, आप उसमें भर दीजिए, सारा आपका एकेडमिक कैरियर, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कैरियर का, और हर एक का मार्क दिया हमने कि ये है तो आप 10 में से 5 रखिए, ये है तो 10 में से 3 रखिए, और आप खुद अपना भर दीजिए। उन्होंने भर दिया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने कंप्यूटर को पूछ लिया कि बताओ भाई ये जो एप्लीकेशन आई होगी 40 लाख, 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, उसमें से 13,000 टॉप कौन हो सकते हैं? कंप्यूटर ने निकाल दिया। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, सीधा 13,000 लोगों को कॉल चला गया नौकरी का, अनेक विधवा माताओं को, बच्चों को घर नौकरी का ऑर्डर आ गया, कोई करप्शन नहीं हुआ। करप्शन रोका जा सकता है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच करप्शन रोकने में दूसरा महत्व का लाभ है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से करप्शन को बहुत रोका जा सकता है। जैसे मेरे यहाँ हमें मालूम है कि अभी भी भारत सरकार को आखिर में एनवायरनमेंट मिनिस्टर को बदलना पड़ा, और लोग कहते हैं कि जब तक जयंती टैक्स नहीं देते थे तब तक फाइल आगे बढ़ती नहीं थी, और मंत्री के जाने के बाद कहते हैं 200 से ज़्यादा फाइलें साइन की हुई कपबोर्ड में से मिली, ऐसा कहते हैं। मैं सच झूठ नहीं जानता, आप ही के माध्यम से सुना है। आप यहाँ ना नॉट पर्टिकुलर टू पर्सन मीडिया के। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री फाइल क्यों क्लियर नहीं करती? तो उनको हरी भरी दुनिया चाहिए, गांधी जी वाली तस्वीर चाहिए। हमने गुजरात में क्या किया, एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए कोई भी फाइल आती है सीधी ऑनलाइन जाती है, आप अपने घर में बैठ करके देख सकते हो आपकी फाइल कहाँ ट्रैवल कर रही है। कहीं रुकी है तो आपको पता रहता है यहाँ क्यों रुकी है, कोई भी आवाज उठा सकता है। ट्रांसपेरेंसी थ्रू टेक्नोलॉजी। मेरे यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र 2 चेक पोस्ट हैं। जो गाड़ी गुजरात से महाराष्ट्र जाती है वही गाड़ी चेक पोस्ट पर गुजरात भी आता है, महाराष्ट्र का चेक पोस्ट आता है। जितना टैक्स हम लेते हैं उतना ही टैक्स महाराष्ट्र लेता है। लेकिन मेरे यहाँ 700 करोड़ रुपए की इनकम ज़्यादा है। क्यों? तो मेरे यहाँ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है। टेक्नोलॉजी से हर चीज़ का पता चलता है, सेंट्रली मॉनिटर हो सकता है, तो मेरे यहाँ करप्शन कम होता है। और इसलिए, और दूसरा पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। यहीं पे कांग्रेस सवाल उठा रही है। पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, अगर विल पावर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, यहीं पे कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जो आपके मंत्रिमंडल में 1-2 मंत्री हैं, बाबा भाई बुखारिया हो चाहे पुरुषोत्तम सोलंकी हो, जब उन लोगों को आप हटा नहीं पा रहे तो अब क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? मैं मीडिया के मित्रों को कहता हूं, अगर आपने कांग्रेस का पोर्टफोलियो लेकर के आपके चैनल चलाते हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन अगर आप सचमुच में दावा करते हो कि आप न्यूट्रल मीडिया है तो आपकी जिम्मा भी बनता है कि कांग्रेस ने कहा है उसमें सच्चाई कितनी है। जो देखो तो जिस बाबू बोखरिया की बात करते हो, कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, क्या आप कोर्ट को नहीं मानोगे क्या? और जिस पुरुषोत्तम सोलंकी की बात करते हो उन पर कोई केस नहीं है। अब क्या हर बार हमें सारी दुनिया में आपके घर घर जाकर चीखना पड़ेगा क्या? और आपको कांग्रेस की गन लेकर के घूमता रहना यही आपका काम है क्या? और इसलिए बोला, उन्होंने बोला ठीक है, वो अपना काम बेचारे को क्या करेंगे, उनको तो कोई रास्ता है नहीं। लेकिन कम से कम आप तो उनके सवालों लेकर के मत घूमो। आप अभी भी इस इंटरव्यू के बाद स्पेशल इस विषय पे 1 घंटा कार्यक्रम करो ना, खोजो क्या हुआ, किसने किया, कब किया, देखो। और जो ये लोग पूछते हैं उनके कितने मंत्री जेल में है जी, कितने केस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़ा
कि काले धन की जो सूची मिली है विदेशी बैंक के अकाउंट, 3 साल से सूची सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे रहे थे, और अभी परसों जाके 18 लोगों के नाम दिए उन्होंने। 3 हफ्ते में कहा है बनाने को, आप 3 हफ्ते बाद नई सरकार बन जाएगी। नहीं, पहली बात है नहीं, कमेटी बनाने की अमिताभ एक अच्छा सवाल उठा रहे हैं। 3 साल उन्होंने 3 साल रोक के रखा कि नहीं। मुद्दा ये है, आप सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं करते, यानी करप्शन को आप टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हो, आपका कैरेक्टर का हिस्सा बना दिया है, और इसी के कारण देश की दुर्दशा है। आप इसी से अमिताभ जो सवाल उठा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा है कि काले धन को लेकर के सरकार 3 हफ्ते में एक कमेटी बनाए, नोटिफिकेशन जारी करे, और तब तक नई सरकार बनी है, लग रही है आपकी सरकार बनी है। क्या कहेंगे, काला धन वापस आएगा? रामदेव आपके बहुत समर्थक है, उन्होंने कहा था। मुद्दा रामदेव और नो रामदेव का है नहीं। लालकृष्ण आडवाणी जी ने काले धन के खिलाफ पूरे देश में एक बड़ी यात्रा की, इस उम्र में इतना परिश्रम किया। भारतीय जनता पार्टी डे 1 से काले धन के खिलाफ आवाज उठा रही है। हमने हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में कहा है, और हम इस विषय में कमिटेड हैं। कहने का तात्पर्य यह है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी 3 साल तक जिन्होंने एक्शन नहीं लिया है, उनको हम पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। 3 हफ्ते बाद कमीशन बन जाएगा। मैं कहता हूं ना भाई, कानून कानून का काम करता है, सरकार सरकार का काम करती है।